चलो देखते हैं कि हेज और डीट्स ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को प्रपोज करने से पहले और बाद में किए गए ऑब्जर्वेशंस इस थ्योरी को कैसे प्रूव करते हैं। सी फ्लोर मैपिंग में ओशन बेड एक्सट्रीमली अनइवन और वेरिड लैंडफॉर्म्स जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, गायट्स और डीप ट्रेंचेस से भरा पाया गया। वास्ट लेंथ और एक्टिव फ्रैक्चर वाली मिड ओशनिक रीजेस सबसे पहले अटलांटिक ओशन और फिर पैसिफिक और अन्य ओशंस में पाई गई। क्योंकि हेस ने बताया था कि ये रीजेस कैसे बनते हैं और उनके वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण सी फ्लोर स्प्रेड होता है, तो ये बन जाता है प्रूफ नंबर 1। देर आर मिड ओशनिक रीजेस विथ एक्टिव फ्रैक्चर्स प्रेजेंट अंडर द ओशन फ्लोर विच फ्रिक्वेंटली इरप्ट मैग्मा। जैसे जैसे आप मिड ओशनिक रीजन से कॉन्टिनेंट्स की ओर मूव होते हैं, वैसे ओशनिक फ्लोर की रॉक्स की आयु बढ़ती जाती है। यह तभी संभव है जब मिड ओशनिक रीज पर लगातार ज्वालामुखी के माध्यम से नई रॉक्स का निर्माण किया जा रहा हो, जो मौजूदा ओशनिक क्रस्ट को दोनों तरफ से रीज से दूर पुश कर रहा हो। तो यह बन जाता है प्रूफ नंबर 2। द एज ऑफ द सी फ्लोर रॉक्स इंक्रीजेस एज यू मूव अवे फ्रॉम द मिड ओशनिक रीजेस टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंट्स। साइंटिस्ट ने ओशंस के बॉटम में सेडिमेंट्स का भी स्टडी किया। सैंड, क्ले, रॉक्स और ऑर्गेनिक मैटर के सेडिमेंट्स ओशन के बॉटम पर जमा होते रहते हैं। अगर सी फ्लोर स्प्रेडिंग सच में होता है तो साइंटिस्ट की ये एक्सपेक्टेशन थी कि सेडिमेंट्स की थिकनेस रिज के पास छोटी होनी चाहिए और जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंट्स की ओर बढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ती जानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्टिनेंट के पास वाले ओशन बेड में सेडिमेंट्स जमा होने के लिए अधिक समय होता है, क्योंकि वहाँ का ओशन बेड रिज के पास के ओशन बेड से पुराना होगा। वास्तव में भी ऐसा ही था, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यदि आप इस बिंदु से इस बिंदु तक जाते हैं तो आप पाएंगे कि सेडिमेंट्स के लेयर्स की थिकनेस बढ़ती जाती है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि मिड अटलांटिक रिज के पास सेडिमेंट्स की थिकनेस कम है और कॉन्टिनेंट्स की ओर वो बढ़ती जाती है। ये इंक्रीज आप नीले से हरे, हरे से पीले, पीले से लाल रंग से देख सकते हैं। तो ये सेडिमेंट एनालिसिस बन गया प्रूफ नंबर 3। The thickness of the sediments at the ocean floor increases as we get further away from the mid-oceanic ridge. जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई वैसे सी फ्लोर के रॉक्स के मैग्नेटिज्म का स्टडी करना संभव हुआ। हम मैग्नेटोमीटर का उपयोग करके ओशन में ट्रैवल कर सकते हैं और सी फ्लोर के मैग्नेटिक फील्ड की एनालिसिस कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो एक्सपेक्टेशन तो यही होगा कि हमें रैंडम मैग्नेटिक फील्ड्स मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सी फ्लोर की रॉक्स ने मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज पैटर्न दिखाया। आप सी फ्लोर के मैग्नेटिज्म के ये अल्टरनेटिंग बैंड्स या बेल्ट देख सकते हैं। अब इसे समझने के लिए हमें थोड़ा डाइवर्ट होना होगा और पृथ्वी के मैग्नेटिज्म को देखना पड़ेगा। हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाली वीडियो में देखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कि पृथ्वी का आउटर कोर मुख्य रूप से निकेल और आयरन जैसे मोल्टन मेटल से बना है। अब ये मोल्टन मेटल स्थिर नहीं है, बल्कि इनर कोर के चारों ओर मूव हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। ये मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड निर्माण करती है, जिसके कारण पृथ्वी एक विशाल मैग्नेट बन जाती है। जैसे आपने एक ऑर्डिनरी मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल को देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी के भी नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स है। ये मैग्नेटिक पोल्स हर समय फिजिकल नॉर्थ और साउथ पोल के साथ पूरी तरह से अलाइन नहीं होते हैं, वे फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पोल समय समय पर स्विच करते हैं। इसका अर्थ है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल्स एक्सचेंज होते रहते हैं। इसे मैग्नेटिक या पोलर रिवर्सल के नाम से जाना जाता है। अब आप पूछेंगे कि अगर ऐसा है तो हमारा कंपास हमेशा कांस्टेंट उत्तर दिशाई क्यों दिखाता है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्विच की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। नासा के अनुसार पृथ्वी के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के दौरान इसने एवरेज हर 2 से 3 लाख वर्षों में अपने मैग्नेटिक पोल्स को रिवर्स किया है। हालांकि इसका लास्ट पोलर रिवर्सल 7,80,000 ईयर्स पहले हुआ था। इसलिए हम क्या, हमारी कई सारी जनरेशन्स भी इस स्विच को देखने की उम्मीद नहीं कर सकती। ये मैग्नेटिक रिवर्सल सी फ्लोर स्प्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रिवर्सल्स मिड ओशनिक रिज के दोनों ओर जमी हुई रॉक्स में कैप्चर्ड है। अब ध्यान से समझना, जब वोल्केनिक एक्टिविटी में मैग्मा मिड ओशनिक रिज से निकलता है, तब मैग्मा के भीतर के मिनरल्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होते हैं। इसके बाद वो ठंडा होकर सॉलिड बेसॉल्ट रॉक्स बनते हैं। एक बार ये सॉलिड रॉक्स बन गए तो फिर वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को नहीं बदल सकते। तो हमारे पास रॉक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से इस बात का रिकॉर्ड है कि जब वो रॉक्स बने थे, उस समय पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड क्या था। हमने देखा कि मिड ओशनिक रिज में बनने वाले नए रॉक्स को स्प्रेडिंग होकर कॉन्टिनेंट्स के पास पहुंचने और वहां सबडक्ट होने में 200 मिलियन ईयर्स लगते हैं, और पृथ्वी अपना मैग्नेटिक रिवर्सल एवरेज 2 से 3 लाख साल में करती है।
सो ये 2 से 3 लाख साल में जितने भी मिड ओशनिक रॉक्स बनेंगे उनका मैग्नेटिक अलाइनमेंट सेम होगा। फिर सपोज मैग्नेटिक रिवर्सल हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट रिवर्सल तक जो भी रॉक्स निर्माण होंगे उनका अलाइनमेंट उल्टा होगा और ये साइकिल चलता रहेगा। आप देख सकते हैं कि अलग अलग समय में हुए सी फ्लोर की रॉक्स का मैग्नेटिक अलाइनमेंट सेम अलाइनमेंट के रॉक्स के अलग अलग अल्टरनेटिक बेल्ट कैसे बनाते हैं। अब यदि हम मैग्नेटोमीटर का उपयोग करके ओशन में से ट्रैवल करें तो हमें मिड ओशनिक रिज के दोनों ओर ओशन बेड्स के मैग्नेटिज्म के ऐसे पैटर्न्स दिखाई देंगे जो पूरी तरह से मैच होते हैं। जब रिज के राइट की ओर पॉजिटिव मैग्नेटिज्म का बेल्ट होता है तो वो रिज की लेफ्ट की ओर उसी डिस्टेंस के बैंड से मैच होता है। ये पैटर्न तभी मौजूद हो सकता है जब सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा हो और रिज के दोनों ओर समान रूप से फैल रहा हो। तो ये बन जाता है प्रूफ नंबर 4। Patterns of the seafloor magnetism match perfectly on both sides of the mid-oceanic ridges। ये प्रूफ वास्तव में साबित करते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेड होता है और ये कंसेप्ट प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए फंडामेंटल कंसेप्ट है। हम अगले वीडियो में प्लेट टेक्टोनिक्स को स्टडी करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना, आपका फीडबैक कमेंट में ज़रूर छोड़ना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक